अच्छा जी, अन एक वो सफ़ा मैं रिज्यूम करता हूँ। अनपेड डिविडेंड अनाउंस्ड बट कंपनी कैन नॉट पे ड्यू टू announced but company cannot pay due to any legal restriction। एक लफ्ज था ना अनपेड डिविडेंड अनक्लेम डिविडेंड, तो अनपेड डिविडेंड बोले क्या होता है? अनाउंस हो गया है बट कंपनी कैन नॉट पे ड्यू टू एनी, कंपनी लॉ ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है। और दूसरा क्या था? अनक्लेम्ड, नोट सही कर लो। और दूसरा क्या था? अनक्लेम्ड। अनक्लेम्ड में कंपनी का कसूर नहीं है, कंपनी ने कोई गड़बड़ नहीं की हुई, शेयर होल्डर की सुस्ती है, वो खुद क्लेम नहीं करा कि हमारी तरफ से तो डिविडेंड तैयार पड़ा, ले जाओ भाई, वो एड्रेस सही नहीं है, बार बार फोन कर रहे हैं, फोन नहीं उठा रहा, तो शेयर होल्डर की सुस्ती है। और अगर कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, कंपनी लॉ ने कह दिया तुम लोग डिविडेंड ना बांटो, तुम्हारे तो डायरेक्टर्स को पहले हम चेक कर लेना, तुम लोग तो जरा देख लें तुम लोग कर क्या रहे हो आजकल, तुमने डिविडेंड बांटो, तुम्हारे लोन बैंक लोन वापस करनी है पहले, तो कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन कंपनी लॉ ने लगा दी है, तो उसको अनपेड कहेंगे। और अगर अपनी तरफ से हमने पे कर दिया लेकिन अगला क्लेम नहीं करने आ रहा, तो आमतौर पे अनक्लेम डिविडेंड तो बहुत कम हुआ करेगा, अनपेड डिविडेंड फिर भी ज्यादा हो सकता है। अनपेड तो सबका ही अनपेड होगा, और अनक्लेम तो इक्का दुक्का लोग जो कि आ नहीं रहे। ओके, ये पेज कौन सा बताया आपने? 192। प्रोफेशनल बॉडीज एंड लोकल लॉज, अकाउंटिंग रेगुलेशन इन पाकिस्तान, ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड कैश फ्लोज। एसईसीपी कौन है जी? एसईसीपी का थोड़ा सा तारुफ। एस्टेब्लिश अंडर एसईसीपी एक्ट, ऑपरेशनल सिंस 1999, मेरा नहीं ख्याल ये बातें आपको याद करने की जरूरत है। रेगुलेट्स कॉर्पोरेट सेक्टर एंड कैपिटल मार्केट इन पाकिस्तान, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज को भी देखता है, कॉर्पोरेट सेक्टर कंपनीज को भी देखता है। मिशन एसईसीपी ने अपने बताए हुए हैं, इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है, सबसे बड़ा मिशन है, जारी सी बात है। promote fair, efficient and transparent markets and reduce systematic risk, approve accounting standard। ये असल में एमसीक्यूज में आता है कि एससीसीपी का सबसे बड़ा रोल क्या है? अप्रूव्स एंड नोटिफाइज द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। आईकेप अप्रूव करता है या एससीसीपी अप्रूव करता है? बस पढ़ लीजिएगा एक दफा सफे को। कंपनीज प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद, नहीं सारे स्टैंडर्ड्स नहीं, इन अकॉर्डेंस, वो कौन सा पैरा, कंप्लायंस, फाइनल अकाउंट में हमने एक पढ़ा नहीं था, क्या क्या नाम था, स्टेटमेंट ऑफ कंप्लायंस। हम आईएफआरएस एससीसीपी वाले फॉलो करते हैं, और साथ किसको फॉलो करते हैं? कंपनी लॉ को। फिर आईकैप क्या कर रहा है भाई, अगर एससीसीपी ये कर रहा है तो रेगुलेट्स द सीए प्रोफेशन, ठीक है, उसमें आप भी आ गए। रिकमेंड्स अकाउंट, हम भी आ गए। रिकमेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स टू, हाँ ये प्रूव नहीं कर सकता आईकैप स्टैंडर्ड। आईकैप जस्ट क्या करता है, रिकमेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू एससीसीपी, एससीसीपी रिव्यूज, अप्रूव्स एंड नोटिफाइज। एससीसीपी अप्रूव करता है, रिव्यू करता है, नोटिफाई करता है। और कंपनीज क्या अप्लाई करती हैं बोले? अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आईएफआरएस, पर्पस क्या है आईएफआरएस का? हार्मोनाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड। ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हम पढ़ रहे हैं, इन स्टैंडर्ड का मकसद क्या है? एससीसीपी का नहीं, आईकैप का नहीं, ये जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड्स बने हुए हैं, ये क्यों बने हुए हैं दुनिया में? यूनाइटेड स्टेट्स वाले, आपको पता है आईएफआरएस फॉलो नहीं करते, शायद आपने सुना हो। यूनाइटेड स्टेट्स के अलग स्टैंडर्ड हैं, वो हैं यूनाइटेड स्टेट्स के जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, गैप्स कहते हैं उनको। तो यूनाइटेड स्टेट्स वाले ये आईएफआरएस फॉलो नहीं कर रहे। काफ़ी अरसे से इनकी बात चल रही है आपस में कि हार्मोनाइज कर लें चीज़ें, लेकिन उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो फिगर रिकॉर्ड हो चुकी हैं उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आने हैं, जिसकी वजह से वो अभी तक रिलक्टेंट है। और वो कह रहे हैं कि वैसे भी हम यूएस वाले हैं तो हमने नहीं ये फॉलो करने। लेकिन अब जो स्टैंडर्ड्स में चेंजेस आ रही हैं आईएफआरएस में, वो तकरीबन यूएस गैप्स के करीब करीब खुद ही जा रहे हैं। तो ये आईएफआरएस वाले मजबूर हो गए हैं हार्मोनाइज करने के लिए कि यूएस गैप्स वाली चीज़ें भी अपने अंदर डालने लग गई हैं, ताकि किसी हद तक करीब तो हो जाए। हार्मोनाइज अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस वर्ल्ड वाइड, लेकिन एक मुल्क काबू नहीं आ रहा। इंप्रूव कंपेरेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडॉप्शन प्रोसेस तो आपको बता दिया। आईएफआरएस कैन नॉट बी अप्लाइड डायरेक्टली इन अ कंट्री, दे बिकम एप्लीकेबल ओनली आफ्टर अप्रूवल बाय national regulator. In Pakistan, SECP approves and reviews IFRS, SECP approves and notifies IFRS before companies can apply them. मुबारक हो जी। अब हमारा क्या रह गया? सिर्फ एक काम रह गया, करंट एसेट्स को रिवाइज करना है हमने आज, और फिर MCQs फाइनल अकाउंट के और IFRS 15 के। बाकी आपके कुछ आंसर स्क्रिप्ट्स आपको दिखाने हैं,
ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए आप पेपर में क्या गलतियां कर रहे हैं। चलें करंट एसेट्स कर लेते हैं, फिर उसके बाद छुट्टी तेरी मेरी कुट्टी दोस्ती। अच्छा कौन सा है फाइनल अकाउंट्स 165। कुछ बच्चे कह रहे हैं सारे टॉपिक्स की समरीज एक पीडीएफ फाइल में दे दें, तो इंशाल्लाह दे देते हैं आपको आजकल में। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस याद होगा शायद आपको, डायरेक्टर्स को दिए हैं तो पर्पस और जानने वालों को अगर दिए हैं एसोसिएटेड रिलेटेड पार्टीज को तो 6 चीजें बतानी है। ये कौन से हैं? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है? लॉन्ग टर्म। करंट एसेट्स, ये जरा रिवाइज करें। करंट एसेट्स, अब ये डायग्राम ठीक है मिल गई, ठीक है नहीं तो कोई मसला नहीं। पास्ट पेपर क्वेश्चन 2 में हमने स्ट्रॉबेरी और पियर लिमिटेड को लोन दिया था, उधार पे चीजें बेची थी और हम थे बनाना, तो हमने पियर और स्ट्रॉबेरी का नेम बताया था, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट उसमें गिवन नहीं थी, और पास ड्यू कितना है ये भी गिवन नहीं था, कितने अरसे से हम उधार मांग रहे हैं। एज एनालिसिस, एज एनालिसिस वही होता है वो जो जैसे डेटर्स में होता था कि 1 से 60 दिन वाले इतने हैं, 60 से 100 दिन वाले इतने हैं, तो अगर एज एनालिसिस कभी आया तो एज इट इज उसको नीचे कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा। बेटर रिटर्न ऑफ और प्रोविजंस, जानने वाले लोग हमारे डेटर बने हैं, सब्सिडरीज वगैरह, इधर हमने सब्सिडरीज को लोन दिया हुआ था लॉन्ग टर्म, इधर सब्सिडरीज वगैरह हमारी डेटर बनी है। अच्छा, अब वाजे एक गाइडेंस अलग से अवेलेबल है शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए। करंट एसेट्स में कौन से लोन्स आएंगे? लोन्स तो ऊपर भी आ रहे हैं, करंट एसेट्स में कौन से लोन्स आएंगे? अगर शॉर्ट टर्म लोन्स आपने एम्प्लॉयज को दिए हुए हैं एचआर पॉलिसी के मुताबिक या आपने सप्लायर्स को दिए हुए हैं तो कोई डिस्क्लोजर नहीं है, और अगर आपने शॉर्ट टर्म लोन अदर देन दीज टू, मिसाल के तौर पे एम्प्लॉयज को दिए हुए नॉट एज पर, और लोन 10 लाख से ज्यादा है, कहां लिखा है ये, अगर लोन 10 लाख से ज्यादा है तो उनका नाम बताना है, टर्म्स बतानी है और कोलेटरल बताना है। किधर है फाइनल अकाउंट्स? ये आज मैं बना के लाया हूँ, नोट्स में अटैच करूंगा, देखें इधर। डायरेक्टर्स, हम कंपनी है, हमारे डायरेक्टर्स, हम कंपनी है, हमारी सब्सिडरीज पेरेंट्स या हमारे की एम्प्लॉयज या एग्जीक्यूटिव्स, अदर एम्प्लॉयज जिनको हमने लोन वगैरह दिया नॉट एज पर एचआर पॉलिसी, अदर एम्प्लॉयज जिनको एज पर एचआर पॉलिसी लोन वगैरह दिया है, और हमारे सप्लायर्स। डायरेक्टर्स हो गए हमारी जानने वाली कंपनीज हो गई, हमारे एम्प्लॉयज हो गए, अदर एम्प्लॉयज यानी की एम्प्लॉयज नहीं, और हमारे सप्लायर्स हो गए। यानी होंडा एटलस कार के ये डायरेक्टर्स हैं, ये होंडा एटलस कार की पेरेंट सब्सिडरी कंपनीज हैं, और ये जो है वो होंडा एटलस कार के की एम्प्लॉयज हैं, और ये नॉन की एम्प्लॉयज हैं मिसाल के तौर पे, और ये होंडा एटलस कार के सब लायर्स हैं। अच्छा, 2 डिस्क्लोजर हैं हमारे, नॉन करंट एसेट्स के, और नॉन करंट एसेट्स में हमने सिर्फ लोन्स एंड एडवांसेस पढ़े हैं, और करंट एसेट में ट्रेड डेट्स भी हैं और शॉर्ट टर्म लोन्स भी हैं। ये तो आप लोगों को पता है ना, हमने नॉन करंट एसेट में लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस पढ़े थे क्लास में, अभी जिनका दिखाया आपको, और करंट एसेट्स में हमने ट्रेड डेट्स। लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस के तो 3-4 सवाल थे, ट्रेड डेट्स के पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 2 का सवाल था जिसमें रिकॉन्सिलेशन वगैरह बनाई थी, और शॉर्ट टर्म लोन का कोई सवाल नहीं आया आज तक। अच्छा, अब इसको क्रॉस मैच करवाएं। नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स बताएं, नंबर ऑफ डिस्क्लोजर्स।
एक्सेलेंट। दो कौन कौन से? पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। चलें जी गेम खेलें जल्दी। इन लोगों को 6 कौन कौन से? नेम, टर्म्स और वो सारा। ठीक है, इन लोगों को अगर क्या दिया है बोलें? करंट एसेट्स, ट्रेड डेट्स जी बताएं। सही है, ट्रेड डेट्स। बताएं इसके कितने डिस्क्लोजर हैं? ग्रीन पेन से बताएं। देखें ना जल्दी, करंट एसेट्स में स्ट्रॉबेरी, पियर, बनाना कितने डिस्क्लोजर हैं? 6। लेकिन किस में? करंट एसेट्स में। लोन दिया है, शॉर्ट टर्म लोन दिया है एम्प्लॉयज को, नॉट एज पर एचआर पॉलिसी, नॉट एज पर एचआर पॉलिसी, नॉट एज पर एचआर पॉलिसी। कितने डिस्क्लोजर हैं? 3। एम्प्लॉयज को लोन दिया है एज पर एचआर पॉलिसी, नो डिस्क्लोजर। और सप्लायर्स को लोन दिया है, नो डिस्क्लोजर। ये एज इट इज स्क्रीनशॉट आपके उसमें आ जाएगा। तो ये कौन से एसेट्स हो गए? नॉन करंट। जल्दी से बताएं पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। डायरेक्टर्स को लॉन्ग टर्म लोन भी दे सकते हैं, ये हमने बस बात कर ली। और जानने वालों को इसमें हम एसोसिएट भी डाल देंगे, वो जो IS 28 वाली थी, याद करा दीजिएगा, यहाँ पे कॉमा डाल के एसोसिएट, पेरेंट सब्सिडी। जानने वालों को अगर लोन या एडवांस दिया है तो 6 डिस्क्लोजर। अब नॉन करंट फारिग हो गए। करंट में अगर जानने वालों को, पास पेपर क्वेश्चन 2 जो था, तो फिर 6 डिस्क्लोजर। और एम्प्लॉयज को लोन दे दें एज पर एचआर पॉलिसी तो नो डिस्क्लोजर। लेकिन इसके डिस्क्लोजर तब है जब लोन 10 लाख से ज्यादा हो, वरना नहीं। ठीक है, अब एक सवाल इसका नोट करें ताकि थोड़ी सी बात आपको समझ आए। क्वेश्चन बनाएं, लिखें क्वेश्चन फॉर नॉन करंट एंड करंट एसेट्स फाइनल अकाउंट। अस्सलाम वालेकुम जी सर, ये बातें जो आपने आपकी वर्ड्स ट्रायल लॉन्ग टर्म लोन टू डायरेक्टर, लॉन्ग टर्म लोन टू सब्सिडरी, लॉन्ग टर्म लोन टू सब्सिडरी। ये ट्रायल में हमें नजर आ रहा था। डेटर्स सिर्फ सब्सिडरी वाले में शो कर रहा हूं। शॉर्ट टर्म लोन टू सप्लायर्स टू एम्प्लॉयज नॉट एज पर पॉलिसी टू वन एम्प्लॉय, एक ही एम्प्लॉय को हमने दिया। ये बातें तो अदर इंफॉर्मेशन में पेपर में लिखी होंगी। डेबिट पे डालूं ये सारी चीजें या क्रेडिट पे डालूं? ट्रायल में डेबिट पे डालें। 70 मिलियन, 30 मिलियन, 10 मिलियन, 3 मिलियन, 1.5 मिलियन। चलें जी, इसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर लिखें नॉन करंट एंड करंट एसेट्स।
अब मैंने ये चाहूंगा कि आप लोग ये देखें, मैंने ये चाहूंगा आप ये देखें। ये तो वैसे ही मैंने बताने के लिए किया था, इधर लाओ कैमरा। ये तो वैसे ही मैंने बताने के लिए किया था कि ये लोग इधर हों तो भी 6 डिस्क्लोजर है, ये लोग इधर हों डेटर्स हों हमारे तो भी ये 6 डिस्क्लोजर हैं। मैं आपको वहीं से दिखाऊंगा सारा। जी शुरू करें जी। लॉन्ग टर्म लोन्स किसको दिए हुए हैं हमने, तो क्या पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा, बैलेंस शीट के अंदर, बैलेंस शीट के अंदर नॉन करंट एसेट्स में आ रहा होगा लोन रिसीवेबल। बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में क्या आ रहा होगा, लोन रिसीवेबल। इसके अंदर ब्रैकेट में आ रहा होगा नोट का नंबर, नोट नंबर 9। अच्छा, ये जो नोट नंबर 9 आएगा इसमें कौन कौन से लोन रिसीवेबल आएंगे, नोट्स के अंदर नोट नंबर 9, नोट नंबर 9 इसमें क्या लिखा आएगा, लोन रिसीवेबल या लोन ग्रांटेड टू डायरेक्टर्स टू सब्सिडरी। कितना, 70 और 30, और बैलेंस शीट के फेस पे क्या नजर आ रहा होगा, 100। इज इट सो? चलें बनाएं। अच्छा इधर देखें, इधर 9.1 क्या होगा, पर्पस, 9.2 रिकॉन्सिलिएशन एंड 9.3, 9.4, 9.5 नेम, टर्म्स, कोलेटरल, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, ये सारे होंगे। पहले दो हमने सॉल्व कर लिए। ओके, इसका कोई पास्ट पेपर भी बता दे। उस पास्ट पेपर में इसका इलस्ट्रेटिव डिस्क्लोजर उसने मांगा था कि डायरेक्टर्स के ये 2 बताएं और उसके 6 बताएं। पास्ट पेपर का क्वेश्चन पता नहीं 11 था या क्या था। तो उस पास्ट पेपर के अंदर उसने कहा था कि इन नोट्स का फॉर्मेट बना दें। ये हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसमें दोनों कवर हो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या लिखा हुआ है, 12 नहीं दिखाएं, 11 है। मैनेजमेंट एसल एम्बिशियस ग्रोथ प्लान फॉर फ्यूचर एंड हैज रेजिंग फंड, कल आए बंदा। Question number 9, ravishing is Sharia. Question number 8, you have been working as an accountant. SL is considering to grant interest-free loans to few directors for buildings. Further, a Pakistan-based related party has also requested a long-term loan. A Pakistan-based related party has also requested for loan. ये था past paper question number 8। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8, ये पूरा डिस्क्लोजर उसमें हमने बनाया था। पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8। चलिए छोड़े, रात गई बात गई। डायरेक्टर्स को लोन दें तो क्या क्या बताना होता है, पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। मतलब पास पेपर के नंबर तो नहीं याद करना मकसूद था ना। और अगर जानने वालों को लोन दे तो फिर कितनी चीजें बतानी होती हैं, 6 चीजें। आगे चलें, डेटर सब्सिडरी, ये तो हमने पास पेपर क्वेश्चन 2 में किया था। ये दोनों हमने किए थे पास पेपर क्वेश्चन नंबर 8 में, और ये हमने किया था पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2 में। ये तो आज सारा नया है, शॉर्ट टर्म लोन, ये तो आज सारा नया है।
मतलब स्पून फीडिंग करनी पड़ी है, एक एक चीज के आगे लिखना पड़ा है, ये क्या है, क्या थी, क्यों थी, क्या थी, कैसे थी, कहां से आई। अच्छा, इसको फेस पे कैसे डालें, कोई बंदा मशवरा दे, इसको फेस पे कैसे डालें। डेटर अलग डालें और बोले 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 शॉर्ट टर्म लोन्स अलग डाल दें। डेटर का नोट नंबर 10 और उसका 11। जी, नोट नंबर 10 डेटर्स। हमने डेटा नहीं दिया, इसका असल सवाल था पास पेपर क्वेश्चन नंबर 2, ट्रेड डेट्स किससे, सब कितना 10, और इसका नोट नंबर 10.1 10.2। उसमें क्या आएगा, नेम, मैक्सिमम एग्रीगेट अमाउंट, प्रोविजन, बैडर रिटर्न ऑफ, इस तरह की सारी चीजें। अच्छा जी, नोट नंबर 11, ये टोटल आ गया 10 मिलियन। नोट नंबर 11, लोन कितने हैं शॉर्ट टर्म, 4.5। कितने हैं लोन्स, 4.5। तो बैलेंस शीट के फेस पे कितने नजर आएंगे, सिर्फ 4.5। और नोट में 3 और 1.5 4.5 हो गए ना, 3 और 1.5। शॉर्ट टर्म लोन्स, ये कभी नहीं आएगा, आपने पूछा शॉर्ट टर्म लोन्स। मतलब अगर आपने सप्लायर का डिस्क्लोजर नहीं देना तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर सप्लायर के आगे 3 लिख नहीं सकते, मतलब सप्लायर का नाम नहीं बताना, सप्लायर के कोई टर्म्स नहीं बतानी, और चीजें नहीं बतानी। मतलब ये नहीं कि आप कहेंगे सप्लायर, मतलब एम्प्लॉइज का अलग दिखाना है ना, तो इस वजह से सप्लायर का अलग दिखाना पड़ेगा। मैंने माना कि सप्लायर का कोई डिस्क्लोजर नहीं है, नो डिस्क्लोजर, लेकिन अलग दिखाने में तो कोई मसला नहीं था, इसके कोई डिस्क्लोजर नहीं देने। बताएं शॉर्ट टर्म लोन किस किस को दें तो डिस्क्लोजर नहीं देने, एम्प्लॉइज एज पर एचआर पॉलिसी और सप्लायर, और नॉट एज पर एचआर पॉलिसी वालों के भी डिस्क्लोजर नहीं देने अगर लोन 10 लाख से कम है। ये शॉर्ट टर्म लोन्स टू सप्लायर्स 3, इसमें कोई डिस्क्लोजर नहीं है, ब्रैकेट में आगे कुछ नहीं। और शॉर्ट टर्म लोन टू एम्प्लॉई एज पर एचआर पॉलिसी या नॉट एज पर एचआर पॉलिसी, 1.5। इसमें आगे डाल लें आप लोग 11.1, बल्कि 11.1 डाल भी लें। क्या 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 चीजें थी इसमें, तो नई चीज है ना, टर्म्स नहीं, मैं नेम ऑफ बोरोवर था, पता नहीं, नेम, टर्म्स और कोलेटरल। 10 लाख से ज्यादा है ना, नेम डाल देते हैं मिस्टर एक्स, एज्यूम कर लेते हैं डेटा, 3 years के लिए लोन दिया, कोलेटरल गोल्ड हाउस, मतलब उसने घर से जेवर रखवाया हुआ इधर। तो ये सिर्फ किसके बारे में डिस्क्लोजर देने हैं, टू एम्प्लॉय जिसको लोन क्या दिया है, एज नॉट एज पर एचआर पॉलिसी। तो ये थी जी टोटल कहानी करंट एसेट्स की।
जी, डायरेक्टर्स के लोन के ये डिस्क्लोजर हैं, जानने वालों को लोन दे तो ये डिस्क्लोजर है, जाने वाले देखें जाने वाले डेटर हों तो ये डिस्क्लोजर है, और शॉर्ट टर्म लोन दे तो ये डिस्क्लोजर है। ये पेज निकालें, पेज नंबर 173। करंट लायबिलिटीज, क्या क्या चीजें अलग दिखानी है फेस पर? बोले बोले क्या क्या चीजें अलग दिखानी है? टैक्स पेएबल, डिविडेंड पेएबल और इंटरेस्ट पेएबल। ये आपको याद है कैश फ्लो में ये अलग अलग आती थी। अच्छा, इसके बाद करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन, लिया हुआ दिया हुआ, लिया हुआ शॉर्ट टर्म लोन, सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करवाए हुए या सिक्योरिटी डिपॉजिट पेएबल। असल में बैलेंसिंग चीजें सारी इधर आएंगी। बैलेंसिंग मतलब क्या क्या? क्रेडिटर्स, अनअर्न्ड इनकम, रेंट पेएबल, मतलब सारा स्क्रैप जो है ट्रेड एंड अदर पेएबल्स में आता है। बाकी सारी चीजें मेन के ऊपर आती हैं। आज के नोट्स में लिखा होगा पेज 173, शोन करंट लायबिलिटीज। ओके, अब आए इधर आगे करंट एसेट्स। करंट एसेट में स्टॉक, डेटर और कैश अपनी जगह, सारा बैलेंसिंग इधर आता है। एडवांसेस, डिपॉजिट्स, प्री पेमेंट्स एंड अदर रिसीवेबल्स। एडवांस टू सप्लायर, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अगर कोई बैंक में रखवाए में, प्रीपेड इंश्योरेंस, फिक्स्ड एसेट का रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, फिक्स्ड एसेट का रिसीवेबल। मतलब बैलेंस शीट के फेस पे तीन चीजें आनी चाहिए, स्टॉक, डेटर और कैश, बाकी सारा उसके अंदर छुपाओ। चलें जी, मुबारक हो, अब शुरू करें आप हजरात एमसीक्यूज। इसी चैप्टर के पहले निकालना है। उस्मान को कहें स्क्रीनशॉट ले लें पेज 163 के साथ, पेज 163 के साथ स्क्रीनशॉट ले लें। बैलेंस शीट के फेस पे क्या नहीं आना चाहिए? ओ भाई जल्दी बताएं यार, टाइम नहीं है मेरे पास। बैलेंस शीट के फेस के ऊपर क्या नहीं आना चाहिए, मतलब आपके पास टाइम नहीं है। मुफ्ती उबैद साहब, हाँ क्या नहीं आना चाहिए? CW। ओ भाई आप IFRS में शो करते हो, वो हमारा मसला नहीं है। हमारा सवाल इस वक्त क्या है? कंपनी लॉ। कंपनी लॉ में कौन सी चीजें बैलेंस शीट के फेस पे आनी चाहिए? ये पेज पढ़ाया था आपको 163 वाला। हाँ, तो क्या नहीं आना चाहिए? CWIP। अच्छा, इसको छोड़ें। अगेन वही सवाल आया। ये नहीं है नेचर ऑफ एक्सपेंस, और ये पता नहीं आई कैप ने क्यों डाले हैं किताब के अंदर। चलें इसको मैं देखता हूँ अभी। ये 27 और 29, ये करें जी 25।
कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? हाँ जी बताएं बेटा। आई कैप का क्या काम है बोले? रिकमेंड करना या स्टैंडर्ड बनाना? रिकमेंड करना। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी भी आईएफआरएस लगाएगी फोर्थ शेड्यूल। ये देखें, ए अनलिस्टेड है और इसकी सब्सिडरी लिस्टेड है, तो अब दोनों का रूल अपना अपना। फिर अब सादा, लेकिन सादा तरीके से अब सॉल्व होगा जैसे करते थे। अगर लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी है तो वो जो मर्जी है, लिस्टेड है अनलिस्टेड उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या लगाएगी? फोर्थ शेड्यूल। और अगर अनलिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी लिस्टेड है तो फिर सादा रूल लगाएं। अब सादा रूल लगवाएं जल्दी, फिफ्थ और फोर्थ। जी एमसीक्यू नंबर 23। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसके साथ कहीं लिखा हुआ है फोर्थ और फिफ्थ शेड्यूल कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के दरमियान? सॉरी, ये कहां था डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? कैपिटल रेवेन्यू रिजर्व, मैं भी कहूं कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिजर्व्स, ये तो करनी होती है ना शेयर कैपिटल में। इसमें फोर्थ फिफ्थ नहीं लिखा हुआ, तो ये दोनों कंपनीज पे लगेगा। तो समझ आ रही है बात? ये दोनों कंपनीज पे लगेगा। जनरल नेचर ऑफ अनअवेल्ड क्रेडिट फैसिलिटी, जनरल नेचर ऑफ, अब वो मैं समरीज नहीं खोल रहा, मैं किताब से दिखा देता हूं। समरीज में हमने आपको बताया हुआ है जनरल नेचर ऑफ दिस डिस्क्लोजर इज नॉट इन फिफ्थ शेड्यूल। ये डिस्क्लोजर फिफ्थ शेड्यूल में नहीं है। कैपेसिटी ऑफ इंडस्ट्रियल यूनिट, ये तो फोर्थ फिफ्थ दोनों में है। रेम्यूनरेशन ऑफ, ये भी फोर्थ फिफ्थ दोनों में है। ये पीएनएल के डिस्क्लोजर हैं, ये जनरल डिस्क्लोजर है हमारे, आपको याद है ये जनरल डिस्क्लोजर है, ये बैलेंस शीट के डिस्क्लोजर है। एक दिन नोट्स में हमने डाल भी दिए थे सारे, क्लास में लिखवाए थे भाई ने, तस्वीर भी खींची थी शायद, लेकिन हमने नोट्स में डाल दिए थे इनको देख के। इनको देखने की वजह से हमने कहा था नोट्स में डाल देते हैं। ओके आगे चलें। 13, हाँ ये 13 बताए ना। इन रिस्पेक्ट ऑफ लोन्स एंड एडवांसेस अदर देन दोज टू सप्लायर्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो जो भी पढ़ा है। द नेम ऑफ borrower, terms of repayment, if loan or advance exceed rupees 1 million together with collateral if any shall be disclosed separately. This disclosure is for, देखना पड़ेगा जाके भाई, this disclosure is for, मुझे तो याद नहीं है। This disclosure is for, मेरे ख्याल से बैलेंस शीट में तो मैंने आपको बताया था मसले ही एक दो जगह पे हैं बस, बैलेंस शीट में तो मसले ही एक दो जगह पे हैं। Oh, this para is not in fifth schedule. पेज 166 से इसका जवाब मिलेगा। This disclosure is only required by fourth schedule. With regard to loans and advances to director, the company is required to disclose कि whether the loans and advances have been made in compliance with requirement of company law. ऐसी कोई बात नहीं है। अब इसकी जगह लॉ में लिखा हुआ है पर्पस और रिकॉन्सिलिएशन। अबाउट डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड बाय, नहीं फोर्थ तो नहीं है भाई, फोर्थ फिफ्थ दोनों, ऐसा जुल्म ना करो। हाँ ऐसे इधर तो कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, तो बोथ ए एंड बी। ये तो फिक्स्ड एसेट का आसान सा, ये सारी चीजें डिस्क्लोज करनी होती हैं। डिसाइड कौन करता है अकाउंटिंग रूल, और रिकमेंड कौन करता है? डिसाइड कौन करता है? एसईसीपी। और रिकमेंड कौन करता है? आई कैप। माशाल्लाह भाई जिस स्पीड पे चीजें जा रही हैं तो गल काम मुक गया जल्दी। अब वो निकालें, अब IFRS 15। अच्छा IFRS 15 के ऐसा कर लेते हैं, इसको छोड़ें, फिर हम कोई काम का काम कर लेते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में कुछ रखा नहीं है तो हाँ, छुट्टी काम का काम, छुट्टी आनंद नहीं। अच्छा हम काम का ये काम कर लेते हैं कि पहले तो आपके आंसर स्क्रिप्ट कर लेते हैं डिस्कस, उसके बाद कुछ टॉपिक्स की समरीज को ज़रा नज़र मरवा देते हैं। ऑनलाइन वालों की भी कोई रिक्वेस्ट थी कि ज़रा टॉपिक्स की समरी, हम पढ़ते हैं तो हमें तो कुछ और नज़र आ रहा होता है, आप जब समरी पढ़ाते हैं तो हमें फिर वो चीज़ें याद आती हैं जो क्लास में पढ़ी हुई हैं। तो मेरे ख्याल से टाइम यहाँ यूटिलाइज कर लेते हैं। IFRS 15 के MCQs में याद करा दीजिएगा, होमवर्क में दे देंगे। वो मसला हुआ तो फिर वो बता दीजिएगा। काफ़ी सारे तो कर ही लिए थे, कुछ अकेले भी किए थे हमने। अच्छा आप लोगों के आंसर स्क्रिप्ट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, किधर हैं ये? अब ये जिस चीज़ का टेस्ट है उसको खुद ही पता है, अब मैंने क्या बताना है।
मर्दान का एम ऑब्वियसली कंपनी का नाम बड़ा लिखा करें, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर, जिंदगियां गुजर गई, अभी भी फॉर द ईयर ही चल रहा है। अच्छा जी, इसके बाद प्रोफेशनल बिहेवियर या मस्ट बी न्यूट्रल इन इन अबव केस से जो भी लिखा है, मतलब पहले वो तो लिखेंगे ना प्रोफेशनल बिहेवियर होता क्या है, तो पहले ये तो लिख के आए प्रोफेशनल बिहेवियर होता क्या है। अच्छा, मर्दान लिमिटेड बैलेंस शीट मतलब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है फॉर द ईयर, मतलब फॉर द ईयर वाली बहुत बरादरी है, अभी भी बैलेंस शीट फॉर द ईयर बनाती है। अच्छा, ये नोट में ओपनिंग बैलेंस तो ना लिखा करें, ओपी बैलेंस, मतलब ये तो नोट है ना, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में प्रिंट होना है। याद रखिएगा किसी भी नोट में कहीं भी वर्किंग में कोई हल्की फुल्की अगर आपको गुंजाइश दें आज तो वो अलग बात है, लेकिन नोट के अंदर तो ओपी बैलेंस ना लिखें, ये ओपी बैलेंस तो कुछ नहीं होता। ये बहरहाल ये आप इस बच्चे की ब्यूटी है कि वर्किंग रेफरेंसेस इसने जरूर दिए हैं कि ये फिगर्स कहाँ से आई हैं। अगेन बीवी, अब ये नोट्स में प्रेजेंट होनी है बीवी, इस तरह बीवी प्रेजेंट होती अच्छी लगेगी। अच्छा जी, मतलब वर्किंग वन तो मेन है ना, रिवैल्यूएशन सरप्लस अब पूरा लिखें इसके अंदर। अच्छा, अब ये क्या फायदा है इसका, कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू, अब आपको अगर पता है कैरिंग वैल्यू फेयर वैल्यू, इधर ब्रैकेट में डिफरेंस निकालें, बजाय कि आप नीचे वर्किंग सर के आप टाइम ज़ाया करें, ये तो ज्यादती है। कंसोलिडेशन में भी कहा था वर्किंग 7 से आगे तो करने की जरूरत नहीं है, बाकी सारी ब्रैकेट में शिफ्ट करने की कोशिश करें। हाँ, गेन ऑन डिस्पोजल आता था, वो आपको कहा था कि वो आप उधर कर लें। अब देखो डेटर और सेल की डेबिट साइड पे इसने मारी हुई है, देखने वाले को मसला होगा, वैसे ये एक्सेप्टेबल है कि ये डेबिट है वो क्रेडिट है, बेहतर है थोड़ा सा ड्रैग करके इसको उधर कर दें, ये ज़रा ज़्यादा आसानी हो जाएगी। नोट्स ऑफ फाइनेंशियल मानी नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, नहीं नोट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एडिशन को उन्होंने स्प्लिट नहीं किया हुआ इंटरनली जनरेटेड बिजनेस कॉम्बिनेशन में, जो सुबह सुबह हमने बात की थी। मेजरमेंट बेसिस, अमोर्टाइजेशन पीरियड लिखने की जहमत नहीं की हुई इन भाई ने। बाकी तो अब सवालों में एरर्स हैं, लेकिन कुछ और भी हैं, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। मतलब टी अकाउंट का नाम तो पूरा लिखते हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट। ये बहुत अच्छी बात है, आपने बताया ब्रॉड डाउन कहाँ से आया और कैरी डाउन कहाँ से आया, डेट नीड्स टू बी अप्रिशिएटेड। अच्छा, कुछ ऐसे भी होते हैं, ये भी होते हैं कुछ लोग, पता नहीं इसी क्लास में है तो हाथ खड़ा कर दें। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू दो शॉपर, लीज पेमेंट प्लस अनगारंटेड रेजिडुअल वैल्यू, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस जीआरबी। इतनी डिटेल में फिर जाने की जरूरत नहीं, डाउन पेमेंट प्लस रेंटल, बस लीज पेमेंट लिख दी, ऊपर नीचे वो चीज़ें खुद ही आ जाएंगी, इसमें बहुत मोती प्रोग्राम। अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू 10 मिलियन, गारंटेड। कहाँ से, यूरोप से आ रहे हैं ये पेपर। मंकी लिमिटेड फाइनेंस लीज द कंपनी, तेरी है ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ नीट लिखा सी। टोटल रिसीवेबल एड यूजीआरबी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लेस अनअर्न्ड इंटरेस्ट इनकम नेट इन्वेस्टमेंट है, इसी क्लास में है, कोई हाथ खड़ा कर दे। चलो दूसरा प्रोग्राम शुरू हो गया नॉर्मल वाला। भाई जनरल एंट्रीज मांगी है ना उसने, आप सीओएस का लफ्ज तो ना लिखें जनरल एंट्रीज के अंदर, ये बात तो एक्सेप्टेबल नहीं है। अच्छा, ये कुछ पुराने बच्चों के पेपर हैं, लेकिन बायोलॉजिकल एसेट उस जमाने में होता था, इसको बीए लिखा हुआ है। यार ये देखें कितने विले लोग होते हैं, मतलब पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में आया, एंड पे जीरो नहीं आया, फिर भी पूरा बनाना जरूरी था। मतलब 1-1.5 साल का सवाल मांगा हुआ था, इसने कहा वेला बैठा हूँ चलो पूरा अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बना दो। कितने वेले लोग हैं दुनिया के अंदर। नॉन करंट एसेट, एनसीए, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, मतलब देखें करेक्टिंग एंट्रीज मेन पार्ट है सवाल का, और करेक्टिंग एंट्रीज पूरे सफे पे करके खुदे लाइन लगा दी, करेक्टिंग एंट्रीज ही हैं, मतलब ये सफे के एंड पे एक साइड के ऊपर पड़ी हुई है करेक्टिंग एंट्रीज। अभी आएगा सर्कल, आएगा अभी आएगा। As in accordance with tax laws, any gain on property is only upon disposal, मतलब taxable deductible नहीं, as in accordance with tax laws, any gain on property is only upon disposal is recorded, yes, so the tax base of investment property will be zero as it is a taxable temporary difference। मतलब बिल्कुल कोई सेंस नहीं,
फिक्रे की बन रही। सो as the carrying amount exceeds the tax base, therefore it is a taxable temporary difference, deductible temporary difference. आईके वाले कहते हैं हम तो बार बार पेपर पढ़ के कोशिश करते हैं किसी तरह ये पास हो जाए, तो खुद ही नहीं पास होना चाह रहा, तो हम क्या करेंगे? हमारे चाचे का पुत्र है जो इसको पास करें, चाचे के पुत्र को भी नहीं लोग पास करते आजकल। तो कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंट, ROU, LL, वो पूरा पेपर ये उसने मेन चीज मांगी होती है कि ईच डिफरेंस को अलग अलग कैलकुलेट करें, और इधर भी सारी एब्रीवेशन यूज की हुई है, CA, TB। मतलब ऐसे भी पेपर होते हैं, मैं ये दिखाना था बस, इनको ये अंडरलाइन कम से कम कर देना चाहिए था। बाकी तो ऐसे भी होते हैं पेपर। चलते चलते मतलब अब अगर पता है कि 50-50 हज़ार की ज़्यादा पेमेंट्स हैं और आगे अब यहाँ तक खींचना ज़रूरी तो नहीं होता, अगर आपको थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है तो आप लोग इसे कर दिया करें, छोड़ें, कर दिया करें, आगे जाके कोई ना कोई मसला ही होता है। उस दिन वो उस सवाल में नहीं लीज की प्रेजेंट वैल्यूज निकलनी थी, तो आज कहाँ से निकलनी है? थोड़ा सा एक इमेजिनरी सी लाइन लगा लिया करें बीच में, मतलब ऐसे इंटरमिंगल हुई होती हैं चीज़ें, कोई इमेजिनरी सी लाइन बीच में लगा के इसको, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पीस शेयर, मतलब पीस शेयर को ऊपर लिखना होता है ना, और टोटल प्रॉफिट तो कोई लफ्स नहीं है, ये तो इधर तो हम कुछ लफ्स भी नहीं लिखते थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एट्रीब्यूटेबल टू पेरेंट ओनर्स लिखना होता है यहाँ, और यहाँ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लिखना होता है। इन्वेस्ट डेबिट, इनकम डेबिट, इन्वेस्ट डेबिट। कैश की जगह IDC लिखा होता है, मतलब कैश है, कैश है तो कैश है, उसकी जगह IDC क्यों लिखना है? इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट क्रेडिट, माशाल्लाह। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर रेक्टिफाइंग एंट्री करनी है तो एक्सपेंस क्रेडिट होगा ना, ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो नहीं होगी। मैं जरा आप लोगों से तकिया कर लूँ। ROU इज इक्वल टू NI, मतलब ये इतने लैसी का सवाल चल रहा है, इतने लैसर था, मतलब दो में प्रोग्राम कट्ठे। मतलब हर किस्म के बंदे मिल जाएंगे आपको दुनिया में। मतलब इस इधर एसेट्स और लाइबिलिटीज के नाम आते हैं, एक्सपेंस पेएबल होगा या रिसीवेबल होगा ना, मतलब प्रीपेड होगा मादरत, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस तो कोई लॉस नहीं है ना, एक्सपेंस तो इधर तो एसेट्स और लाइबिलिटीज के नाम आते हैं कैरिंग अमाउंट और टैक्स बेस के अंदर। बस रेट चेंज नहीं है, रेट चेंज की जगह आपने लिखा ना डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस, फिर एब्रीवेशन लिख रहे हैं, मैं भी लिखा नहीं। As the probability of court ruling in the favor of worker is remote, therefore VL need not to record anything. ये anything कोई लफ्ज नहीं है। No provision should be recognized या no provision should be made, मतलब need not record anything, कोई thing record ना करें with respect to lawsuit. VL should record a provision for the penalty at 2 million. Furthermore, VL should record NRV loss with respect to raw material. बस इसको कहते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन तो नहीं देने होते, आपने बताना होता है देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ड्यू टू अ पास्ट इवेंट एंड रिलायबल एस्टिमेट, देयरफॉर अ प्रोविजन शुड बी रिकॉग्नाइज्ड। मतलब कि आपको ही आपके पेपर चेक करने को कहा जाए तो आप साइड पे हो जाएं। मतलब TL बैलेंसिंग, TL बैलेंसिंग क्या होता है? मतलब TL कंपनी का नाम लिख दिया शायद उठा के, NCI, मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं बट प्रेजेंटेशन लैग कर रही है। मतलब एक सवाल में गलती से उसने परसेंटेज मिस कर दी थी, इसने कॉस्ट भी पहले लिखी, फिर सेल प्राइस लिखी, फिर मार्जिन की अमाउंट लिखी, भाई ये कर देता बस। मतलब आप क्या बताना चाह रहे थे एग्जामिनर को? मतलब खुद ही टाइम, डेट, इफेक्टिव कूपन बैलेंस, ये क्यों हमने हाईलाइट किया हुआ है? ये क्या मतलब है ENT का? नॉन करंट लाइबिलिटी, लीज लाइबिलिटी, पता नहीं ये नॉन करंट लाइबिलिटी कौन पड़ेगा और कैसे पड़ेगा? अंगूठे तो अक्सरों के ही आए होते हैं। कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ सेल, GP, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अदर इनकम।
ठीक है, मतलब 2 लाइनों में ले जाया करें ना, ताकि वर्किंग रेफरेंस आराम से हो। वर्किंग रेफरेंस ये बच्चे बहुत माशाल्लाह, ये बच्चे हो गए में अक्लमंद हो गए हैं। ये तो बज़ाहिर ठीक है अगर आपने ऊपर वर्किंग का रेफरेंस दे दिया। ओके, IFRS 16 क्या करो, पार्ट बी बना लो।